सहयोगी स्वाति ने बताया कि रामराज पर चर्चा हमारी लगातार जारी है और कई संत महाराज, राजनेता, सलाहकार तमाम लोग इस मंच पर मौजूद थे और उन्होंने परिभाषित किया कि असल में रामराज की परिकल्पना है क्या। इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी इसी कोशिश को लेकर आगे बढ़ रहा है और ये जो कार्यक्रम हमने रखा एक सीरीज के तौर पर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि रामराज जिसको लेकर हमने बचपन से बहुत कुछ पढ़ा लेकिन जीवन में कितना उसको सीखा, पिरोया या फिर उससे दूर रह गए, वो आज सबसे बड़ा विषय है चर्चा का। रेणु जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, महिला आयोग को भी आप लीड कर रही हैं और हरियाणा की धरती में एक दौर था क्योंकि हम हमेशा सिर्फ सकारात्मक बात करते हैं लेकिन जीवन में वाकई वैसा होता है, इस पर नजर रखनी होती है और आप इस पर काम भी लगातार कर रही हैं कि राम राज्य में जब महिलाओं और बेटियों का जिक्र होता है तो हरियाणा के ऊपर एक दाग सा था जिसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दाग को आपकी सरकार ने, आप लोगों के प्रयास ने और सभी लोगों के समाज के प्रयास ने काफी हद तक दूर किया। ये अपने आप में वाकई एक राम राज्य। देखिए अतुल जी, आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को, इंडिया न्यूज़ हरियाणा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छा विषय और इतना शुद्ध विषय लिया। और रही बात बेटियों की, जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ पर बेटियों की जनगणना की जब बात आती थी, उनके जन्म की बात आती थी तो आंकड़ा बहुत कम था, 800 से 700 के आसपास आंकड़ा था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ने इस आंकड़े को परिवर्तित करके दिखाया। आज आप देखें 935 से अधिक आंकड़ा है। इसका मतलब कि हमारी सरकार या हमारे जो नेता हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो उनका विजन बेटियों के लिए बहुत गहरा, बहुत शुद्ध और उत्तम है। तो आज उसी चीज के ऊपर बढ़ते हुए बेटियों का आंकड़ा बढ़ा, तो इसका मतलब बेटियों को हरियाणा में कितना मान मिला। 2014 के बाद अगर आप जनगणना को देखेंगे और गिनती देखेंगे तो बेटियों को बहुत मान सम्मान मिला। बेटियों को बहुत मान सम्मान मिला, लेकिन गौर साहब, आप चूंकि राजनीतिक सलाहकार भी थे मुख्यमंत्री के और एक नेता के तौर पर भी आप संगठन में काम करते हैं, उसी हरियाणा में एक दाग और ताजा लगा। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, क्योंकि जब यहां की बेटियां अपने किसी शिकायत को लेकर जंतर मंतर पर या कहीं बैठती हैं और तब सरकार खामोश सी दिखाई देती है, विपक्ष हमलावर हो जाता है, कहता है ये कैसा रामराज। आप लिंगानुपात में बहुत अच्छा कर गए, समाज को आपने जागरूक किया, बहुत अच्छी बात है, ये उपलब्धि है, लेकिन फिर उन बेटियों का जब जिक्र होता है तब वहां पर राजनीति प्रवेश हो जाती है। इसको कैसे समझेंगे कि रामराज में ये कैसे है? अतुल जी, आपने ठीक कहा कि राजनीति प्रवेश हो जाती है उसमें, और उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण रहे हैं तभी वो, और उसमें एक विशेष समुदाय से जुड़ी हुई बेटियां थी। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि विषय आज वो यहाँ पर नहीं है, तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों के द्वारा चला गया एक था, उसका आपने पूरा हश्र भी देखा और जनता के सामने सारी सच्चाई अपने आप निकलकर सामने आई है। क्योंकि जब कोई राजनीतिक इच्छा से अगर कोई काम किया जाएगा तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता, लेकिन दाग तो दाग ही होता है। और आपने कहा है कि विशेष समुदाय से, मुझे लगता है कि बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। मैं एक एंकर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, कई बार हमें भी इस चीज का सामना करना पड़ता है। पार्टियों के प्रवक्ता, वो आपकी पार्टी हो किसी भी पार्टी की हो, अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से वो आरोप हम पर भी लगा देते हैं कि दलित की बेटी, उनकी बेटी। मैं कहता हूं बेटी तो बेटी होती है। नहीं, बेटी बेटी होती है। वहां पर अगर वो चिंतित है या वो पीड़ित है तो फिर सरकार को पहल करनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारी सरकार में बेटी किसी भी वर्ग की हो एक समान है, बेटा किसी भी वर्ग का हो एक समान है। मैंने कहा ना कि राजनीतिक कारणों से अगर कोई बात होगी तो वो राजनीतिक होगी। तो बेटियां राजनीति कर रही थी, आप ये कह रहे हैं? कोई भी वो व्यक्ति विशेष अगर राजनीति करेगा तो कोई होगा। जिस प्रकार आप राम मंदिर में आप देखोगे कि अपने आप में राजनीति घुस रही है। अच्छा, महिलाओं का जिक्र मैं रेणु भाटिया जी से करूंगा, लेकिन संगठन में चूंकि आप काम कर रहे हैं, एक तरफ कुछ छोटे दाग हैं या दाग हैं, लेकिन उसके बीच में आप लोगों की एक बड़ी उपलब्धि है जिसको विपक्ष भी शायद कैमरे पर नहीं स्वीकार करता है, लेकिन हमसे जब चर्चा होती है तो अंतर्मन से स्वीकार करता है कि हाँ, महिलाओं में खासतौर से प्रधानमंत्री के लिए
आपके अलग अलग राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों के लिए, सबका तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों के लिए, कि उन्होंने एक अलग पैठ बनाई है महिलाओं में, युवा लड़कियां जो हैं उनमें। उस सोच को आप लोगों ने कैसे आगे बढ़ाया जो कि राम राज्य से कनेक्ट करता है? निश्चित रूप से आप हरियाणा के अंदर अगर आप बात करें, क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की बात करूं, जैसा आप देखेंगे हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत हरियाणा से हुई और सौभाग्यशाली रहा हरियाणा के अच्छे परिणाम निकल कर आए। जो आंकड़ा कभी 750 800 तक जाकर रुक जाता था, आज वो 950 तक भी छुआ है। और बहुत अच्छी है कि बेहतरी है कि आज हमारे यहाँ पर महिलाओं में और बच्चों में, बेटों में कोई फर्क नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, आज योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलती हैं। नहीं, पहले आपके सामने हरियाणा के अंदर क्या कल्चर था नौकरियों के अंदर। तो एक रामराज हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र के अंदर रामराज आया है। अभी आना और तेज गति के साथ इसको विशाल रूप लेना बाकी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वो भी लेगा, वो दिन भी आएगा जी। रेणु जी, लिंगानुपात पर जब हमने चर्चा की, ये वाकई उपलब्धि थी और इसमें समाज की बड़ी भूमिका है। आपको या सरकार को प्रयास करने होते हैं। अब यहां पर दूसरा विषय आता है जो कि थोड़ा सा राजनीतिक है। जब महिलाओं का जिक्र मैंने ऐसा गौर साहब से किया तो उनका कहना था कि असल में हमने जो योजनाओं पर काम किया उससे हम कनेक्ट कर पाए या कनेक्ट करवा पाए। एक समय था जब हम लोग देखते थे कि एक परिवार में मुखिया एक पुरुष प्रधान माना जाता है हमारा समाज, तो वहां पर जो मुखिया होता था उसका निर्देश होता था और उसी के आधार पर वोट पड़ जाते थे। पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा कि यह पैटर्न बदल गया। पति को नहीं पता है कि पत्नी ने वोट किसको दिया है। अगर वो कांग्रेस के थे तो पत्नी ने बीजेपी को दिया या किसी और को भी दिया होगा, खासतौर से अगर मैं बीजेपी का। ये जो सेंधमारी थी, ये राम राज्य की वजह से हो पाई संभव? देखिए, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे शीर्ष नेताओं ने बेटियों का, आधी आबादी का विश्वास जीता है। जो उन्होंने योजनाएं बेटियों के लिए बनाई वो बिल्कुल उनके घर तक पहुंची। चाहे वो गैस चूल्हा था, चाहे बैंक की योजनाएं थी, कोई भी योजना, लोन की योजनाएं, शिक्षा की योजनाएं, बसों में फ्री सर्विस की योजनाएं, उनको हायर एजुकेशन, उनके विवाह की योजनाएं, कोई भी एक योजना आप बेटी से संबंधित देखे तो बेटी के घर तक पहुंची। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास हमारे शीर्ष नेताओं ने, माननीय मोदी जी ने, हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने जीता बेटियों का। और अगर हम कहें कि ये राम राज्य नहीं है तो मुझे नहीं पता विपक्ष राम राज्य किसको कहता है। मैं तो एक ही चीज जानती हूँ, राम हैं, थे और हमेशा रहेंगे। क्योंकि अगर मेरे गुरु बैठे हैं सामने, जब हमारी अंतिम यात्रा होती है और उन विपक्षी लोगों के, बुजुर्गों की भी जब जब अंतिम यात्राएं रही होंगी तो एक ही शब्द कहा गया होगा, राम नाम सत्य है। तो जब राम नाम सत्य है तो राम राज्य तो सत्य है ही है। नीरज जी भी आ गए देखिए, और कहने को कांग्रेस के नेता हैं लेकिन राम कथा खूब करते हैं ये जो है। तो कांग्रेस के अंदर मैं इनसे पूछूंगा भी सवाल जो है कि कैसे विभिन्नता है कि ये राम कथा करते रहते हैं और बाकी लोग कहते हैं कभी काल्पनिक थे और अब कहते हैं कि नहीं काल्पनिक नहीं, हम मानते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। मैं सिर्फ एक चीज अपने विपक्षी साथियों से जानना चाहती हूँ कि कभी उन्होंने विचार किया, भले ही वो किसी पद पे हो, किसी पार्टी में हो, कितने भी प्रतिष्ठित हो, किसी भी जाति समीकरण से आते हो, कभी उन्होंने विचार किया उनको सृष्टि पे लाने वाले कौन और सृष्टि से ले जाने वाले कौन? क्या सृष्टि पे लाने वाला ये कहता है नहीं नहीं ये कांग्रेस का है, ये फलां पार्टी का है, ये भाजपा का है, इसको मैं ऐसे तरीके से लाऊंगा, या इसको ले जाने का तरीका मैं अलग से करूंगा। महिला जिसकी कोख से जन्म हुआ वो कांग्रेसी भी है, भाजपाई भी है और अन्य पार्टियों का भी है। तो राम नाम सत्य भी हमारे बीच में होना है और राम सत्य है ये भी हम सबके बीच में होना है। बड़ी बात है, अच्छी बात है, जोरदार ताली भाई। गौर साहब, अब इस चीज को पार्टी के स्तर पर हम ले जाएंगे कि महिला आयोग के अध्यक्षा के तौर पर रेणु भाटिया जी बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और लगातार मैं देख रहा हूं कि सक्रियता आयोग की बढ़ती जा रही है। लेकिन जब महिलाओं का राजनीति में प्रवेश होता है, आज भी, मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ आपकी पार्टी, कमोबेश हर पार्टी में पिछले कुछ सालों में बदलाव आया या दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की गई कि नहीं महिलाओं को हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन असल में राजनीति में अभी भी महिलाओं के लिए रामराज्य है क्या, आपको लगता है? महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में राम राज्य है, मैं ऐसा मानता हूं। नहीं, मानने में और
होने नहीं, में अंतर है। आज कैसे? आज देखिए, आज DRDO में महिलाएं साइंटिस्ट हमारा कितना उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। राजनीति में भी आप महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। और अभी 33% का आरक्षण हमारी सरकार लागू करने जा रही है, उसके जिससे कि जो कहीं ना कहीं कमी नजर आती थी राजनीतिक क्षेत्र में, महिलाओं को और बल मिलेगा और हमारी बहनें आगे निकल कर आएंगे। निश्चित रूप से ये राम राज्य का संकेत है बहुत और ये मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, बहुत सुंदर कैसे रेणु जी? ऐसे नहीं, सुंदर- एक मिनट, मैं आपको बताती आधी हूँ, आबादी की बात होगी और नहीं, देंगे मैं आपको 33%। बताती हूँ, अजय भाई ने बहुत अच्छे शब्द कहे कि महिलाओं के लिए हमेशा से राम राज्य है, बशर्ते महिलाएं अपनी शक्ति को समझे। ये हम बार बार कहते हैं। आप ये देखिए, जैसे भाई ने DRDO का उदाहरण दिया, ये सत्य है। हमारी बहन उस ग्रुप की एक ऐसी लीडर थी जिसने आज चंद्रयान 3 का जो उद्घाटन हुआ उसमें उनका पूरा नाम है। माननीय मोदी जी ने प्रथम महिला को सम्मान दिया, तो ये राम राज्य है महिलाओं के लिए। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि आज आधी आबादी हर चीज को कर सकती है। तो हमें अपने राम राज्य को स्वीकारना होगा, सम्मान करना होगा। विपक्ष स्वयं देख ले उनकी लीडर कौन है, महिला ही तो है, जिसके पद चिन्हों पर, कंधों पर बात करके वो चलते हैं। तो महिला को मानना पड़ेगा ना। महिला एक ऐसी शक्ति है जो एक ऐसी प्रोडक्शन करती है, बेहतरीन से बेहतरीन पुत्र का प्रोडक्शन वो करती है। तो महिला कहीं से कमजोर कहाँ हो सकती है? जब आप किसी को जन्म देते हैं, महाराणा प्रताप को महिला ने जन्म दिया, शिवाजी को महिला ने जन्म दिया, माननीय मोदी जी का जन्म महिला से हुआ। अन्य विपक्षी जितने भी नेता अपने आप को बहुत होनहार और खूंखार कहते हैं, महिला ने उनकी उत्पत्ति करी। तो महिला कमजोर कहाँ से हुई? महिला कभी कमजोर नहीं थी, ना है, और ना ये सरकार कभी आगे उसको कमजोर होने देगी। अच्छी बात है, लेकिन गौर साहब बात अधूरी रह गई थी। 33% क्यों देंगे? बात करेंगे आधी आबादी की और 50% का नहीं होगा। 33% आरक्षण आप कहेंगे राम राज्य है? नहीं, 33% आज जहां नहीं है वहां 33% तक लाने तक समय लगेगा। जब 33% आ जाए, तो जब 33% आ जाएगा तो अपने आप 50 की तरफ अमेंडमेंट वो अपने आप कर लेंगे। सहमत हैं? देखिए, आरक्षण हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा प्रसाद है। एक रास्ता बनाया हमारी सरकार ने हमारे लिए। लेकिन महिलाओं को मैं एक महिला आयोग के नाते एक और शिक्षा और एक बात जरूर कहती हूँ कि आपको रास्ते मिले हैं, आप उन रास्तों पर आगे बढ़े। ये आपकी सफलता, आपका जो है वर्चस्व, आपका उपयोग आप अपने उस रास्ते को कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब 33% तक का रास्ता हमें खुल्लम खुल मिल गया, तो 50% तक आगे जाना तो हमारा अपना काम है। ठीक है। और हरियाणा में तो पढ़ी लिखी पंचायतों में पहले ही कर रखा, पहले ही मिला, पहले से। इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता है। अब यहां पर मैंने इसके पहले भी ये प्रश्न लिया था, चूंकि ये वास्तविक है, इसको विपक्ष माने न माने ये उनका अपना खुद का मानना होगा, तय करना उनको होगा। लेकिन अलग अलग प्रदेशों में, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अभी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि वो 4% के आसपास का जो टर्नओवर महिलाओं के वोट का था, आप लोगों ने 14 के बाद से एक एजेंडे के तौर पर और अपनी सरकार का मुख्य एक केंद्र बिंदु बनाकर 3 तलाक पे काम किया। उससे आप लोगों ने उस समुदाय की महिलाओं को अपने पार्टी से जोड़ा, कहीं ना कहीं अपने नेता से आपने कहीं ना कहीं जोड़ा। कम होगा ज्यादा होगा मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे वो ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग और तमाम लोगों को कंक्लूड अगर कर दिया जाए, ये एक राजनीतिक आपका एजेंडा था जिस पर आपने काम किया, आरएसएस ने आपका सहयोग किया, या फिर ये अचानक से होता चला गया? क्योंकि ये प्रयास और भी पार्टियों ने किया था, ऐसा नहीं है, और लंबे समय तक उनको उसका समर्थन मिलता भी रहा। बिल्कुल अतुल जी, जैसा आपने 3 तलाक के बारे में जिक्र किया, ये एक उस वर्ग में एक, मैं कहूं कि एक बुराई थी, या एक महिलाओं के प्रति एक बहुत बड़ी वेदना का कारण भी था कि वो चाहकर भी नहीं बोल पाती थी, वो कुंठित थी अपने में। उसको हमारे सरकार ने उस दर्द को समझा और उसको दूर करने का जो काम किया, यही रामराज की स्थापना है। यही प्रभु राम की कृपा है कि जो समाज के अंदर किसी भी वर्ग में अगर कुरीतियां हैं
तो उनको दूर करने की प्रेरणा प्रभु राम इस सरकार को दे रहे हैं। और ये सरकार बखूबी उन कुरीतियों को दूर करने में लगी हुई है जो पिछले 70 सालों से इस देश में घर करके बैठी हुई थी, और कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से, वोट के कारण से वो उसको नहीं करते थे। आज हमारे सरकार का सर्व समाज, सर्वस्पर्शी और सर्व समाज आगे बढ़े, उस उद्देश्य को लेकर सरकार काम करती है। तभी जो कुरीतियां समाज के अंदर फैली हुई वो एक एक करके दूर हो रही है। अयोध्या के अंदर अगर हम देखें, हमारे तमाम सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए हैं, पहुंच रहे हैं, बाकी अन्य देश विदेश से लोग वहां पर आते हैं। एक ऐसा माहौल एक होता है कि हाँ, जब आस्था का जिक्र होता है तो अपने आप सब कुछ सात्विक सा दिखाई देता है, नकारात्मकता अपने आप दूर होती है। लेकिन वो जो सकारात्मक माहौल इस वक्त दिख रहा है वो खासतौर से महिलाओं में, जिसके 2-3 ताजा उदाहरण मैं दूंगा कि एक महिला जिन्होंने 30-33 साल पहले मौन धारण कर लिया था कि जब तक मंदिर निर्माण नहीं तब तक, लेकिन अब वो अपना मौन व्रत तोड़ रही हैं। गांव से, शहरों से, कस्बों से इतनी महिलाएं इतनी वहां पर पहुंच रही हैं, और वो किसी टीवी चैनल के या किसी कैमरे या माइक के सामने नहीं गा रही हैं। वो अपने आप मतलब एक अलग भाव में है, भाव विभोर होकर वो अपने एक अलग भूमिका अपनी निभा रही हैं। ये आपके लिए नहीं लगता है कि हाँ सबसे बड़ा एसेट बनता जा रहा है, और 24 में शायद एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपका यही राष्ट्रवाद के बाद राम राज्य सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा? बिल्कुल अतुल जी, कि राम सत्य है, इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु ना था, ना है, ना होगा। क्योंकि राम इस देश का अस्तित्व है। राम के बिना इस देश में रहने वाले नागरिक का अस्तित्व नहीं है। चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसी भी वर्ग के लोग हों, हर वर्ग में राम बसते हैं। मैं तो ये मानता हूं। कल ही, क्योंकि एक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, तो एक कार्यक्रम की रचना हमने भी रखी है, तो एक निमंत्रण बांटने गए थे, तो एक मुस्लिम वर्ग के परिवार ने खुद से हमारे को उस निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने माथे पर लगाया उन्होंने, और अपने मुख से राम राम का संबोधन किया। तो उनके भी विचार ये थे क्योंकि राम इस देश के अंदर सत्य है, तो कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। चलिए, और यही शायद आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है, बड़ी उपलब्धि है, जिसको बीजेपी विपक्ष के कितना भी कहने के बाद, कितना आरोप लगाने के बाद भी कहती है कि नहीं, हम बिल्कुल अंतर्मन से स्वीकार करते हैं, ये हमारी उपलब्धि है, या हमने इसको अच्छे से संदेश के तौर पर लोगों के बीच में अगर प्रेषित किया है तो इसको आपको भी स्वीकार करना होगा। महिला आयोग का मैं जिक्र कर रहा था, और रेणु जी पिछले कुछ दिनों में भी, मुझे लगता है 1-2 दिन पहले भी आपने कुछ कार्यक्रम किया है। इस राम राज्य में महिला आयोग की भूमिका खासतौर पर हरियाणा में, हरियाणा की महिलाओं के लिए, उनकी दिक्कतों के लिए, दुश्वारियों के लिए कुछ नई तैयारियां कर रही हैं आप, जो कि उदाहरण के तौर पर आगे के लिए मिसाल बने? देखिए, आपने जिक्र किया पिछले 2 दिन के किसी कार्यक्रम का। पिछले 2 दिन पूर्व हमारी 25वीं वर्षगांठ पर इंटरनेशनल विमेन कॉन्क्लेव था, जिसमें विदेशी महिलाएं 6 हमारे बीच में आई, और एक गंभिया की एम्बेसडर थी। जब हमने आपस में मंच पर विचार साझा किए तो हमें एक बड़ी अच्छी बात पता लगी कि महिलाओं का अधिकार जैसे हिंदुस्तान अंग्रेजों का अधीन था, गैम्बिया भी अंग्रेजों का अधीन था। वहां पर भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं देते थे, और यहाँ पर भी उन्होंने अधिकार नहीं दिया। लेकिन बाद में हमारी सरकार ने बेटियों को, मतलब आज़ादी के तुरंत बाद हिंदुस्तान में ही बेटियों को पहला अधिकार वोट का मिला। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो हमारे हिंदुस्तान ने की। उसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं हठ की, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं ने मौन व्रत तोड़ा। गुरुजन बैठे हैं, ये जानते हैं कि राज हठ और नार हठ दोनों हठ बहुत पक्के हठ होते हैं। हमारे राजा ने हठ किया हुआ था कि राम मंदिर बनेगा, 370 हटेगी, तो वो अपने हट पर अड़े रहे और वो हटा। और इसी तरह नारियों ने हट किया था, हम तब तक मौन रहेंगे जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, और राम मंदिर बन के रहा। अब उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। तो नारी कहीं से कमजोर नहीं, हर क्षेत्र में राम का आशीर्वाद नारी से है, इसलिए राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बहुत बढ़िया भाई, इस पे तालियां हो जानी चाहिए। गौर साहब, आखिरी सवाल ही आपसे लूंगा। अब चूंकि 22 तारीख बहुत नजदीक है, 22 तारीख की तस्वीर आप क्या देखते हैं? एक सिर्फ
नेता के तौर पर, एक आम व्यक्ति के तौर पर, और चूंकि आप सलाहकार भी रहे हैं, तो राजनीतिक सलाह इसमें आप क्या देंगे विपक्षी पार्टियों को कि भाई उस तस्वीर को समझ लीजिए, वरना नुकसान आपका ही है, हमारा नहीं? मैंने जैसा कहा कि राम इस देश का अस्तित्व है, तो विपक्षी पार्टी भी इस देश के नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी राम होगा। वो किसी कारणों से जो नहीं जाना चाहते लेकिन जाएंगे, वो कहते हैं कि जी हम जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। जाना तो अयोध्या में सबको ही है। लेकिन उस दिन जाने से क्या, क्यों परहेज हो रहा है, क्या नुकसान है उनका? वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक कारणों से हमेशा उसके अस्तित्व को नकारते रहे। उनके मुखिया की ऐसी मजबूरी होगी कि वो राम को नहीं मानते। ऐसी भी क्या मजबूरी कि राम से ज्यादा जरूरी? अब ये तो वो ज्यादा बता पाएंगे ना, हम उनके बारे में क्या बता चूंकि आप पाएंगे, सलाहकार क्योंकि रहे ना, मैंने इसीलिए कहा मैं कि जानना हमारे तो राम आराध्य हैं। इस देश के में कण कण में राम बसते हैं। अब वो विदेशी हैं महिला, तो उनके लिए राम का अस्तित्व नहीं है, तो ये मजबूरी का कारण हो सकता है। लेकिन आप देखो वो कह रहे हैं, अपने प्रेस में कह रहे हैं कि जी नहीं ठीक है, हमको निमंत्रण मिला, राम मंदिर में तो कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल कभी भी जा सकते हैं, मंदिर के द्वार खुले हुए हैं। आज से 500 साल तक भी मंदिर के द्वार खुले हुए थे, टेंट में जाकर लोग दर्शन करते थे। ये प्रभु राम की कृपा है कि उन्होंने 2024 अपने लिए चुना, और 2024 में उस सरकार को जिन्होंने इस संकल्प को, इस रास्ते को चुना। सदैव कहते रहे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। तो इसलिए हम ये कहें कि नहीं, हमने किया है, ये प्रभु राम ने किया है। राम ने अपने आप अपने लिए लोगों को चुना, अपने लिए समय को चुना। राम सत्य है, राम कहीं असत्य नहीं है। ये भविष्य में क्या आप उस दिशा में आप लोग बढ़ रहे हैं? क्योंकि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई, कोर्ट के जरिए सब कुछ हुआ, और देवराहा बाबा ने बहुत पहले कहा था इस बात का कि सबके सहयोग से सब कुछ होगा, चिंता न करिए। लेकिन अब क्या आप लोग इस राम मंदिर के जरिए, इस मुद्दे के जरिए उन मुद्दों को भी छूने की कोशिश कर रहे हैं जो मथुरा, वृंदावन, बाकी अन्य जगहों पर है? मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर तो एक अदालती अड़चने थी, सब चीजें थी, समय लगा उस चीजों में। लेकिन उसके अलावा आप देखो कि हमारी सरकार ने हमारे समय में रहते हुए हर धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। चाहे वो काशी देख लीजिए, अब नहीं, पहले काशी में जब लोग जाते थे तो क्या काशी के बारे में कहते हैं, आज उस काशी के बारे में लोग क्या कहते हैं, विदेशी लोग आके क्या कहते हैं। वही तस्वीर आप हरिद्वार की देख लें, वही तस्वीर आप सोमनाथ की देख लें। मतलब हर बड़े तीर्थ का अगर मुख्य धारा में लाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आपने मथुरा से जोड़ा, कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला विचाराधीन है। निश्चित रूप से 2024 में जब राम ने अपने लिए, सतयुग के राम ने अपने लिए अपने समय को चुना, तो वो दिन भी दूर नहीं कि भगवान कृष्ण भी अपने लिए एक वर्ष चुनेंगे। आगामी 1-2 वर्ष से ज्यादा मुझे लगता नहीं उसमें समय लगेगा। चलिए, बड़ी बात आपने कह दी कि 1-2 वर्ष का समय है, वो दिन भी और वो तारीख भी आएगी। रेणु जी, आखिरी सवाल ही, महिलाओं का हमने जिक्र किया, महिला आयोग की भूमिका का हमने जिक्र किया। आपने कहा कि 33% की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे तो 50% अपने आप पहुंच जाएंगे। निकट भविष्य में आपको लगता है कि हाँ, कम से कम हरियाणा में वो तस्वीर बदलती पॉलिटिक्स में महिलाओं के प्रति भी दिखाई देगी, जिससे लगेगा कि हाँ वाकई राम राज्य है हर वर्ग के लिए? देखिए, मैं आपके सामने एक सशक्त उदाहरण हूँ कि मुझे किस जगह बिठाया गया, तो ये बदलती तस्वीर का एक उदाहरण है। रही बात आरक्षण की और इन बातों की, तो आप ये देखिए, हरियाणा में पढ़ी लिखी बेटियों की पंचायत हरियाणा से शुरू हुई, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे वही बेटियां आगे बढ़ेंगी। उनका जो है उनको मजबूत किया गया, उनको राजनीति की और उनको एम्पावर करने के लिए हर तरीके से मजबूत किया गया। एक समय था जब हम कहते थे कि हरियाणा में अपराध है महिलाओं के प्रति। आज आप देखें, अपराध का रेशो भी कम है और अधिकारों का रेशो अधिक है। आज महिलाएं इतनी एम्पावर्ड है कि अपनी बात को रखने के लिए खड़ी हो जाती हैं, बोल सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मजबूती
इससे ज़्यादा बढ़िया रास्ता कोई महिलाओं को मिल सकता है, बशर्ते महिलाएं अपने अंदर खुद को पहचानने का जो है जिगरा रखें और अपने आप को पहचानने लगे कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं मजबूत हूँ। जिस भी मंच पर हम आयोग के नाते जाते हैं, एक ही बात करते हैं कि आप अपने आप को एक मजबूत महिला की तरह देखें, आपको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। मैं इसको अपने आप रोक एक के इसमें शक्ति एक चीज और जोड़ूंगा। हालांकि उसमें आपने खुद अपनी तरफ से भी पहल की थी, सरकार ने भी विधानसभा के अंदर उस बात को रखा। जब आप कहती हैं कि महिलाएं मजबूत हैं, सशक्त हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन समाज में वो रामराज है क्या? एक स्कूल के अंदर इस तरह की घटना, अब सच्चाई क्या है उसकी भी जांच चल रही है। हालांकि आपने उसको, हाँ, समाज कौन, महिला का अपमान कौन करता है? पुरुष करता है। जिस दिन वो पुरुष समझ गया कि ये देवी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, यही तो परिवर्तन चाहिए। और जो आप जैसे लोग भी बैठे हैं, अजय भाई जैसे लोग भी बैठे हैं, जो महिलाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको उस दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो वो इक्का दुक्का ऐसे बेशर्म लोग जो महिलाओं का इस तरह से अपमान करते हैं, पिता के रूप में, गुरु के रूप में उन बेटियों का अपमान करते हैं, उन्हीं के लिए तो जैसे भगवान राम ने रावण को मारकर ये साबित किया था कि गलत चीज़ का संहार होना चाहिए, उसी प्रकार हमारी सरकार ने उनके लिए सजाएं रखी हैं, उनका संहार करने के लिए सजाएं हैं। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो लोग बेटियों का अपमान करें और बेटियों के लिए राजनीति करें, बेटियों का नाम लेकर राजनीति करें, सबसे बुरे वो लोग हैं, सबसे बड़ा जो है उनकी लाइफ का अपशगुन वही है। चले, बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका, अजय गौड़ साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में वो महिलाओं की भूमिका की बात करें, और हरियाणा का जैसा मैंने इस सेशन में जिक्र किया शुरुआती में कि एक दाग सा बहुत लंबे समय तक था, लेकिन समाज में भी परिवर्तन हुआ। इसके पहले की सरकारों ने, मौजूदा सरकार ने, सबने सहयोग किया। ऐसा नहीं कह सकते किसी एक पार्टी ने ऐसा किया सरकार में रहते हुए, और उसमें बड़ी भूमिका समाज ने निभाई। तो वो परिवर्तन अब हरियाणा में लिंगानुपात में भी दिखाई देता है, समाज और समाज के बीच में महिलाओं के प्रति जो बदलाव है उसमें भी दिखाई देता है। लेकिन कमियां अभी भी हैं, क्योंकि जिस वक्त सुर थे उस वक्त भी असुर थे। वो दौर सतयुग का था और ये कलयुग है, तो सुर असुर की प्रवृत्ति अभी भी बरकरार है। और इसका राजनीतिक लाभ किस पार्टी को कितना मिल पाएगा और उसके लिए राम राज्य कितना आएगा, ये चुनाव बताता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।